साथियों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि लोग खुद को काबू में क्यों नहीं रखते। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज़ ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं। जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण ही समाप्त हो जाएंगे। आपको सुनाई दिया या मैं फिर से दोहराऊं? फिर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इनका ये इशारा किस पार्टी की तरफ है आप समझ ही गए होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि जो लोग धर्म की आड़ में हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं वो दरअसल बीजेपी के एजेंडे के तहत ही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद हिंदू संगठनों द्वारा नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 28 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के निर्देश दे चुका है कि नफरती भाषण का कोई भी केस अगर पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर खुद ही पुलिस को आगे बढ़कर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, मुकदमा करना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कई लोग नहीं सुधर रहे हैं और लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए ध्रुवीकरण करके समाज को बांटकर नफरत फैलाकर उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट हमारा जो कह रहा है, संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को चलने के लिए कह रहा है, उसका पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 350 से ज़्यादा वकीलों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के विवादित बयान की निंदा की है। रिजिजू ने इंडिया टुडे के कनक्लेव में रिटायर्ड जजों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, यानी कि जो विपक्ष जिस तरह की वाणी बोल रहा है वैसी ही वाणी कुछ रिटायर्ड जज बोल रहे हैं। देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये लोग बचेंगे नहीं। ये स्टेटमेंट था कानून मंत्री किरण रिजिजू का। रिजिजू के इस बयान पर वकीलों के ग्रुप ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री को दोष जमाना और धमकाना शोभा नहीं देता है। सरकार की आलोचना करना न तो राष्ट्र के खिलाफ होता है और न ही देशद्रोही गतिविधि है। वकीलों का कहना है कि रिटायर्ड जजों को धमकी देकर कानून मंत्री लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि विरोध के किसी भी स्वर को बख्शा नहीं जाएगा। वकीलों ने जोर देकर कहा कि सरकार के आलोचक हर तरह से उतने ही देशभक्त हैं जितने सरकार के पक्षधर लोग हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में उसका भी हस्तक्षेप हो, लेकिन कॉलेजियम में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। यानी फिर से किरण रिजिजू को मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कैसे केंद्र सरकार की मनमानी को लताड़ रही है, इसका एक ताज़ा और दिलचस्प उदाहरण भी आपको हम देना चाहते हैं। दोस्तों, जिस पार्टी के ज़्यादातर नेता करोड़पति हों, एक लेविश लाइफस्टाइल जीते हों, मोदी साहब खुद 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हो, एडवर्टाइजमेंट और चुनाव में पानी की तरह पैसा बहता हो, एक दो विधायक ही नहीं पूरी चुनी हुई सरकार जो विपक्ष ने सरकार बनाई है उसको ही खरीद लेना हो, 1 किलोमीटर के रोड शो में ही मोदी साहब के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हों, आज उस सरकार के पास हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों को एक मुश्त 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप भुगतान कीजिए, पर वित्त मंत्रालय कह रहा है हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एक साथ 28,000 करोड़ रुपए भुगतान कर सकें। सेना का वास्तविक सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती कितना है और दिखावा करके राजनीति कितनी करती है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, पर पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कदम को जिसके जरिए आज सरकार और न्यायालय के बीच सीलबंद लिफाफे का प्रचलन लगभग खत्म होने के कगार पर खड़ा है। याद कीजिए, अडानी मामले की जांच के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि ये लीजिए, ये सीलबंद लिफाफा है, इसमें कुछ नाम है, इनको सार्वजनिक किए बिना आप जांच करा लीजिए। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा नहीं, सीलबंद लिफाफे में हम नाम नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि खुले तौर पर जांच कमेटी बनाई जाए जिससे जनता को न्यायपालिका में विश्वास स्पष्ट तौर से बढ़े। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इस लिफाफे को अपने पास रखिए और सार्वजनिक तौर पर नाम दीजिए। सरकार को ऐसा करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने सबके नाम पढ़कर देश को बता दिया कि देखिए, इस जांच समिति में ये लोग हैं और इनको इस क्षेत्र का अनुभव है, यही लोग अब अडानी मामले की जांच करने वाले हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश देश में गया कि निष्पक्ष होकर हमारे देश की न्यायपालिका काम करने में लग गई है। सरकार और न्यायपालिका के बीच गोगोई रंजन साहब के समय से चला आ रहा जो सीलबंद लिफाफे की जो प्रणाली थी, उसको पहली बार इस समय करारा झटका लगा था, क्योंकि मामला बहुचर्चित अडानी और क्रोनो कैपिटलिज्म यानी कि सरकार और कॉरपोरेट की मिली भगत का था। अब मामला आता है वन रैंक वन पेंशन का। 16 मार्च 2022 यानी लगभग एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार 3 महीने के अंदर वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन का पैसा एरियर समेत भूतपूर्व सैनिकों के खाते में डाले। सरकार इस बात का टाल मटोलती हुई अब 2023 तक घसीट लाई और जब सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा लेकर पहुंची कि देख लीजिए, हम इस तरीके से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का भुगतान भूतपूर्व सैनिकों को करने वाले। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही करारा जवाब मिला। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। यह निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के विपरीत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है, इसमें गोपनीय क्या हो सकता है। कई बार तक अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार की तरफ से वहाँ मौजूद थे, उनकी और चंद्रचूड़ साहब की बहस हुई। चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि आप सीलबंद लिफाफे में दे रहे हैं और इसमें आप बता रहे हैं कि जानकारी है जिसमें ये पता चलेगा आपको कि ऐसे ऐसे हम भूतपूर्व सैनिकों का एरियर दे रहे हैं, तो इसमें गोपनीयता का क्या इसमें वैल्यू रह गई। गोपनीयता तो तभी रखनी चाहिए जब सरेआम कोई भी सरकारी कार्य सबके सामने आता है, तो किसी लाइफ को डेंजर हो रहा हो, किसी की जान खतरे में हो, तो उस समय तो हम समझ सकते हैं कि आप सीलबंद लिफाफे में जानकारी दे सकते हैं। पर भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का एरियर पेमेंट करने में कौन सी गोपनीयता है। चंद्रचूड़ साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि इस सीलबंद लिफाफे को या तो आप यहाँ से ले जाइए या यहीं फाड़कर इसको सबके सामने पढ़िए। अटॉर्नी जनरल साहब को ये करना पड़ा और सार्वजनिक तौर पर उनको बताना पड़ा कि हमारा पेंशन का जो एरियर है उसको देने का ये प्लान है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में जो जानकारी थी उसको अटॉर्नी जनरल द्वारा ही पढ़कर सुनाने के बाद उनकी जो जानकारी थी वो सुना, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खासा अमल नहीं किया और अपनी तरीके से एक प्लान प्रोजेक्ट करके दे दिया कि इस प्लान के ऊपर आप काम करके अब भूतपूर्व सैनिकों को अब उनकी वन रैंक वन पेंशन का एरियर देंगे। पीठ ने निर्देश दिया कि 6 लाख पेंशन भोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन के बकाए का भुगतान किया जाए। अदालत ने आगे कहा कि 70 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु के करीब 4 से 5 लाख रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को इस साल 30 जून तक एक या उससे अधिक किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के बकाए का भुगतान किया जाए। ये इसलिए कि आपको अचरज होगा जानकर कि जब से ये एरियर पेंडिंग है, जुलाई 2019 से पेंडिंग है,
उसके बीच और अब तक काफ़ी भूतपूर्व सैनिक इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके कारण लगातार भूतपूर्व सैनिक ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता किसको कब क्या हो जाए। भारी संख्या में ऑलरेडी भूतपूर्व सैनिक अपनी एज उम्र होने के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए था, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 70 साल और इससे अधिक उम्र को आपको 30 जून तक पेमेंट वन रैंक वन पेंशन एरियर का करना है। पीठ ने यह भी कहा कि जो बाकी बच गए 10 से 11 लाख पेंशन भोगी, उनको वन रैंक वन पेंशन के बकाया का भुगतान अगले साल 28 फरवरी तक 3 बराबर किस्तों में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही पीठ ने यह साफ कर दिया कि बकाये का भुगतान पूर्व सैन्य कर्मियों की पेंशन को समान करने की प्रक्रिया पर असर नहीं डालेगा, जो 2024 में होना है। यानी कि 2024 में फिर से वन रैंक वन पेंशन का एरियर दिया जाना है। तो सरकार को ये नहीं करना है कि अब 2023 में दे रहे हैं तो 2024 वाला भी काफ़ी लंबे समय बाद डिले करके आप देंगे। 1973 से हमारे सैनिकों की ये मांग पेंडिंग थी, क्योंकि उससे पहले OROP मिलता था। 1973 में इस पर रोक लगा दी गई थी। जब 2013 में अडानी साहब के जहाज में बैठकर मोदी साहब दिल्ली आए थे, तो जो वादे वो रैलियों में करते जा रहे थे, उसमें एक वादा ये भी था कि अगर मोदी सरकार बनी तो हम तुरंत सैनिकों की लंबित डिमांड जो वन रैंक वन पेंशन की है उसको फुलफिल करेंगे। आपके 15-15 लाख बेशक से न आए हों, पर सैनिकों को किया वादा मोदी साहब ने निभाया और 2014 के बजट में ही वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर दी। ये घोषणा करने के बाद सेना से किस तरह से उन्होंने बदला लिया वो तो हम आगे बताएंगे, पहले इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करते हैं। 2014 में जब उन्होंने घोषणा की थी तो साथ में ये भी लिखा कि हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन रिवाइज होगी, यानी जितने पुराने हो जाएंगे उनको नए के बराबर पेंशन देने के लिए हर 5 साल में काम किया जाएगा। 1 जुलाई 2014 को वन रैंक वन पेंशन लागू हुई थी, तो 5 साल बाद यानी 1 जुलाई 2019 से फिर से सबकी पेंशन रिवाइज करके बराबर कर देनी थी। पर अब जब 2024 आने वाला है, उसका रिवीजन आने वाला है, 2019 का ही पैसा हमारे सैनिकों को नहीं मिला है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस तत्काल वन रैंक वन पेंशन के 2019 के भुगतान को लेकर हो रही है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और सरकार को कोर्ट के डंडे से ये याद दिलाना पड़ा था कि आपने लिख कर दिया था कि हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन आप रिवीजन उसका करेंगे। सरकार ने खूब कोशिश की, पर सालों केस लड़ने के बाद फाइनली 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 3 महीने का समय दे रहे हैं और इस समय में आपको पेंशन रिवीजन करके एरियर का संपूर्ण भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 महीने का समय दिया था, उसमें तो मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, पर सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट को सख्त लहजे में जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से पेश आई है, तब एरियर पेमेंट के लिए वो आगे बढ़ी है। सरकार ने पेंशन रिवीजन का काम आराम से उबासी लेते हुए कर लिया है, पर पैसे देने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी सुविधा अनुसार अपने अनुसार लागू कर रही है। सरकार कह रही है कि एकदम से इतने पैसे नहीं दे सकते, शायद अडानी के पास गए होंगे, इसलिए तो 6-6 महीनों की 4 किस्तों में 2024 के जून महीने तक भुगतान करने में अड़ी है। सोचिए, आज हम ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, पर 28,000 करोड़ रुपए अगर वित्त मंत्रालय ने एक साथ सैनिकों को दे दिए तो विभाग का बजट बिगड़ जाएगा, ये सरकार का कहना है। सरकार का ये रवैया सरकारी खजाने में चल रहे घाल मेल पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब से मोदी सरकार आई है, CAG की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत शुरुआत में आई थी, उसको भी अब वेबसाइटों से हटा लिया गया है। अब सरकार के पास कितना पैसा है और कितना कहाँ से आकर कहाँ जा रहा है, आपको ठीक वैसे ही नहीं पता चलेगा जैसे आपके द्वारा PM केयर फंड में डोनेट किए गए पैसे का आज तक कोई अता पता नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे तो पूछा भी नहीं गया था कि क्या आपकी सैलरी से PM केयर फंड के लिए पैसा काट लें।
जब आपके हाथ में सैलरी स्लिप आई थी तो नीचे ही नीचे लिखा हुआ था कि पेमेंट मेड अंडर सेक्शन 80G टू पीएम केयर फंड सुब्रतोपाक। आपने सोचा कि ये पैसा सरकार के पास जा रहा है और समाज कल्याण कार्यों में कोविड से उभरने में लगेगा। पर जब आपको पता चलेगा कि आपके पैसे से भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ की लागत वाले कार्यालय बन रहे हैं तो आप अपने आप को ठगा हुआ पाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने 31 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अपर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। यानी पीएम केयर फंड में दिया गया जो पैसा था एक नॉन रिटर्न वाल से गुजरता है। पैसे अंदर तो जा सकते हैं पर अंदर से कोई जानकारी बाहर नहीं आ सकती। हल्फनामे में आगे कहा गया कि ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पीएम केयर फंड्स केवल व्यक्तियों और संस्थानों की ओर से स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। हलफनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस कारण से इस फंड को बनाया गया था वह विशुद्ध रूप से धर्मार्थ है। न तो फंड का उपयोग किसी सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाता है और न ही ट्रस्ट सरकार की किसी भी नीति से शासित होता है। इसलिए पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये भी कह दिया है कि भले ही हमारी वेबसाइट पीएम केयर्स के पीछे gov.in लगा हो, हम सरकारी नहीं हैं। बीजेपी का सरकारी कर्मचारियों से सदियों से ही 36 का आंकड़ा रहा है। आप खुश तो हो सकते हैं कि OROP देकर मोदी साहब ने फौजियों से किया गया वादा निभा दिया, पर हकीकत ये है कि अग्निवीर स्कीम लाकर कई वन रैंक वन पेंशन का बजट उन्होंने बचा लिया। एक तरफ सालों से तैयारी कर रहे नौजवान परेशान हैं, दूसरी तरफ फौज में मैन पावर होल्ट होने से हमारे जो ऑलरेडी सर्विंग सैनिक हैं उनको पूरी छुट्टी नहीं दी जा रही है। अगर आपके परिवार में कोई सैनिक है तो कृपया उनसे पूछिएगा कि अग्निवीर स्कीम आने के बाद आपकी 90 दिन की सालाना छुट्टियां 60 दिन कैसे हो गई। एक सैनिक को सामान्य तौर पर घर से दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग दी जाती है। कहीं परिवार को साथ रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते। खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। पर पहले मन में एक शांति थी, बच्चा कहीं कामयाब नहीं हुआ तो एटलीस्ट फौज में भर्ती ही करवा देंगे। गांव में बड़े बूढ़े भी जिक्र करते थे कि आपकी तो मौज है, रिटायरमेंट के बाद आप अपने बच्चों को भी आराम से फौज में भर्ती करा सकते हैं। पर जब से अग्निवीर स्कीम आई है सब मज़े कांटों में बदल गए हैं। आज कोई भी सैनिक अपने बच्चों को फौजी किसी भी शर्त पर यानी कि अग्निवीर बनाने के लिए किसी भी शर्त पर राजी नहीं है। इस स्कीम के आने के बाद जो कर्नल जनरल अपने स्वार्थ के लिए ये चिल्ला कर बता रहे थे कि अग्निवीर तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, कृपया वो अब बताएं कि उन्होंने अपने बच्चों को अग्निवीर बनाया कि नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसे सोचकर जिन लोगों ने मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम की बाहें भरी थी वो असल मायने में इस देश के दुश्मन हैं। अब जिक्र चल ही रहा है तो वाजपेयी साहब को भी याद कर लेते हैं। दिसंबर 2003 में पीएम पद पर रहते हुए मान्यवर एक ऐसी स्कीम लेकर आए थे जिसने सिविल क्षेत्र के कर्मचारियों की बुढ़ापे की छड़ी छीन ली। 1 अप्रैल 2004 से लागू नई पेंशन स्कीम ने करोड़ों कर्मचारियों के बुढ़ापे की पेंशन छीन ली और अकेलेपन व निराशा थमा उनको दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यों में एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने का जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। पर मोदी साहब वाली बीजेपी जब ये कहती है कि पूरे देश में एनपीएस को ख़त्म करके पुरानी पेंशन लागू कर दी तो देश दिवालिया हो जाएगा, इससे काफ़ी दुख हमारे सर्विंग कर्मचारियों को होता है। पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम पर वोट मांगते आपने मोदी साहब को तो सुना होगा ही। मोदी साहब का ये बयान 6 अप्रैल 2019 का है और पुलवामा इससे कुछ दिन पहले ही
14 फरवरी 2019 को हुआ था। साहब कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमने पुलवामा हमले का बदला लिया है। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवान एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे। ध्यान दीजिए, वो मारे गए थे, शहीद नहीं हुए थे। मोदी साहब जब वोट मांग रहे थे इनके नाम पर, तो इन 40 वीर जवानों को शहीद कहकर संबोधित कर रहे थे। 2014 से लेकर अब तक सैकड़ों बार संसद भवन में ये आवाज़ गूंज चुकी है कि अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र सेनाओं के बराबर अधिकार दिया जाए, पुरानी पेंशन दिया जाए, उन्हें भी फौजी माना जाए, ताकि उनको भी अपनी जान न्यौछावर करने के बाद शहीद का दर्जा मिल सके। पर जिस सरकार ने फौज को ही ठेके पर कर दिया, वो अर्धसैनिक बलों के नाम पर वोट ही मांग सकती है, उनके भले के लिए कुछ करेगी नहीं। मोदी सरकार क्या बताएगी कि 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में आया कहां से था। मोदी सरकार क्या बताएगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी देविंदर सिंह, जो 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर जब श्रीनगर से जम्मू ले जा रहा था, तो जब उसको रोका गया तो उसने क्यों कहा कि सर ये गेम है, गेम खराब मत करो। लिहाजा कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज भी जनता जानना चाहती है। दिवाली पर टोपी पहनकर हमारे फौजी भाइयों के मुंह में मिठाई डालकर फ़ोटो तो खिंचवा लेंगे, पर जब सैनिकों के वेलफेयर की कोई बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं हैं, बजट बिगड़ जाएगा। सोचिए, समझिए, फैक्ट्स आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आप सच को ही सच समझे, झूठ को सच न समझे। नमस्कार।